बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बहुत सारी बातें आपसे क्रिकेट से जुड़ी तो करनी है और पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ के बारे में भी आपसे बात करेंगे और पूरा एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले पिछले कुछ घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा प्रोपोगंडा पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर किया गया, अक्रॉस द बॉर्डर तो शायद ज़्यादा ही प्रोपोगंडा शुरू हो गया, लेकिन एक बार फिर उस सारे प्रोपोगंडा को मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह यह है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही मौजूद है, भरपूर तरीके से सीरीज़ जो है वो पुरजोश अंदाज में जारी रहेगी। थोड़ा सा चेंज जरूर आया मैचेस के शेड्यूल में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया गया क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तो जो ट्राई सीरीज है वो मुकम्मल तौर पर अब पिंडी में खेली जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आपसे डिस्कस करना जरूरी है। इस तमाम जो एक ओवरऑल पिछले 12-14 घंटों की डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को, खास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी। उन्होंने जो ही ये कुछ मामला आया कि 2-3 प्लेयर्स ने शायद इनकार किया खेलने से, वो फौरन से गए, उन्होंने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद तकरीबन 8-9 घंटे की तवील उनकी मुलाकात जो है वो प्लेयर्स के साथ जारी रही और इंडिविजुअली उन्होंने प्लेयर्स से बात की और एक बार फिर यकीन दहानी कराएगी कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो टीम को प्रोवाइड की गई है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी कहते हैं। और उसके तहत हमने देखा कि वो तमाम प्लेयर्स आमादा हो गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट भी दे दी, उन्होंने साथ ही अनाउंस किया कि टूर जो है वो जारी रहेगा, कोई भी प्लेयर जो है वो वापस नहीं आएगा और कोई तब्दीली स्क्वाड के अंदर नहीं होगी, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमें श्रीलंकन प्लेयर्स को भी देना पड़ेगा क्योंकि एक शानदार जो है वो हिकमत अमली का उन्होंने मुजाहरा किया है। और इस वक्त चाहे वो साबिक क्रिकेटर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, एंकर्स हों, हुकूमती कुछ जो लोग हैं वो हों, चाहे वो सूबाई वज़ीर हों या फिर हमारे वफाकी वज़ीर हों, सब ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान टीम की जानिब से भी बहुत सारे मैसेजेस आए और शुक्रिया अदा किया गया श्रीलंकन टीम का कि उन्होंने एक बार फिर ये यकीन दहानी कराई कि टूर जारी रहेगा और क्रिकेट की जीत हुई है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ही इज आल्सो एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आल्सो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जनाब बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। बाजिद भाई, पिछले 12 घंटे बहुत ही ज़्यादा वो अग्रेसिव भी रहे और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रही, लेकिन ओवरऑल आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं, खास तौर पर जहाँ पर श्रीलंकन प्लेयर्स की बात आती है? देखिए, परेशानी तो थी, ज़ाहिर है वो जो शुरू में रिपोर्ट्स आ रही थी उससे काफ़ी परेशानी थी, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका की दोस्ती हमेशा कायम रही है और वो दोस्ती आपको नज़र आई कि उन्होंने इस मौके पे भी पाकिस्तान का साथ दिया। ज़ाहिर है प्लेयर्स की कंसर्न्स होती हैं, ऐसी सिचुएशन हो तो घर वाले, फैमिली, वो कंसर्न्स तो होती हैं, बट एंड में मतलब वो कहते हैं कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन एंड में स्टांस जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लिया है और ज़ाहिर है पीसीबी ने उनको कन्विंस किया और बेहतरी ये हुई कि क्रिकेट होगी और क्रिकेट चलती रहेगी, वो बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा क्रिकेट रुक जाए पाकिस्तान में। और जो सिलसिला शुरू हुआ है, इतनी ज़्यादा सीरीज़ हमने कराई हैं और मतलब इंसिडेंट फ्री सीरीज़ कराई हैं, और जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि सिक्योरिटी का लेवल वो हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल है, बट क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट इधर ड्यू है ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और शुक्रिया ड्यू है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी कन्विंस किया और ऑन स्केजुअल, चले एक दिन आगे हुआ है लेकिन ऑन स्केजुअल आप ट्राई सीरीज़ भी खेल रहे हैं और वनडे सीरीज़ भी खेल रहे हैं। इसमें जिम्बाब्वे को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि सबसे पहली टीम जो पाकिस्तान आई थी वो जिम्बाब्वे ही थी आफ्टर वो 2009 के इंसिडेंट के, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। वो हमेशा आ जाते हैं और हमेशा आपके साथ मतलब आपकी रिलेशनशिप जो है उनके साथ बहुत अच्छी है, तो उनको भी शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी कभी बैक डाउन नहीं किया। और श्रीलंका ख़ास हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, काफ़ी दफ़ा तो ऐसे हुआ है 90s में, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि श्रीलंका इस पोजीशन में था और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। एक गालबन एक सीरीज़ में मतलब 1994 था या कब थी कि वहाँ पे ब्लास्ट भी हो गया था, बट पाकिस्तान कैरिड ऑन। तो वो जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि अब और स्ट्रेंथन होगी है, प्लस जो उनके हाईएस्ट लेवल पे जो टॉक्स हुए हैं, मतलब हमारे पीसीबी के चेयरमैन ने बात की है, बट हमारे डिफेंस लेवल पे भी जो उनको एश्योरेंसेस दिए हैं, जो बातें हुई होंगी, उससे मुझे लगता है कि शायद
वक्त और ज़्यादा हम रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगी। लेकिन खुशी की बात है, सुबह बहुत रिलीफ थी, खुशी थी कि जी वनडे सीरीज़ भी होगी, ट्राई सीरीज़ भी होगी, तो वो जो सिलसिला जो पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू है वो कायम है। और मतलब बाकी जो अनासर हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ना चले, उनके लिए एक धचका है, और पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के लिए, और मतलब ओवरऑल एक जीत है। बिल्कुल। इसमें जो तमाम तर रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए, जो ही कल शाम को ये खबर आई सना मीर, तो फ़ौरन से पीसीबी मोबिलाइज हो गया, हुकूमत पाकिस्तान मोबिलाइज हो गई। जिस तरह बाजिद भाई ने कहा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन या कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया। चेयरमैन पीसीबी भी हाई कमिश्नर से मिले, प्लेयर्स से मिले। उसके साथ उन्होंने आज सेनेट के इजलास में ये भी यकीन दहानी कराई और एक बार फिर बावर कराया कि फ़ौरन तो जो है वो गवर्नमेंट पूरी मोबिलाइज हो गई थी। बल्कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने भी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उनसे बात की और वहाँ से अश्योरेंस दिलाई गई। देखिए, इस तरह के मामलात में सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होती है और टाइम बहुत क्रूशल होता है। टाइम बाय भी किया गया, इसी वजह से एक दिन सीरीज़ को लेट किया गया, बट वो उससे बहुत बेहतर है कि ये सीरीज़ ना होती। और आई थिंक ये सबकी तारीफ़ करनी होगी जो इसमें नेगोशिएशन में इन्वॉल्व थे, चाहे वो हमारी आर्मी के लोग थे या वो हमारे पीसीबी से चेयरमैन थे और बाकी लोग थे, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कम्युनिकेशन रहे। और ऐसे टाइम पर ऑब्वियसली आपको वो बैलेंस भी क्रिएट करना है, आपको वो फ्रीडम देना है प्लेयर्स को। अगर वो नहीं समझ रहे कि वो जाना चाहते हैं, आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बट अपनी कम्युनिकेशन से, लॉजिक से, और स्पेशली जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पाकिस्तान ने किए हैं, ना सिर्फ इस चैम्पियंस ट्रॉफी का पूरा एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज़ किया, उससे पहले पीएसएल को देख लें, बड़ी से बड़ी हर टीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सब यहाँ पर टूर कर चुके हैं। तो पाकिस्तान ने बार बार ये साबित किया है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिकेट की टीम्स के ही लिए दे दी जाती हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी दोनों सीरीज़ इंटैक्ट हैं और हम इंशाल्लाह क्रिकेट कल के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं, फुल एनालिसिस के साथ भी और तैयारी के साथ। नहीं, वो मैच के एनालिसिस पे तो हम आएंगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जहाँ पर फिर लगता है और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत हुई है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की जीत हुई है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें अब गेम ऑन है पे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लेजेंड, द फास्टेस्ट बॉलर इन द नोन यूनिवर्स, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जनाब शोएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, वेलकम टू गेम ऑन है। कैसे हैं आप? आपने मुबारकबाद भी दी श्रीलंकन टीम को और एक बार आपने भी कहा कि क्रिकेट की जीत है। ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट रही है, इसमें कितना बड़ा किरदार चेयरमैन पीसीबी का नजर आया और हुकूमती ज़राए का नजर आया आपको? यार पहली बात तो ये, अगर ये हो जाता और श्रीलंकन टीम वापस चली जाती तो रिपरकशंस क्या होते, ये बहुत सीवियर होते हैं। फिर आप तकरीबन 10 साल पीछे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इनिशिएटेड बहुत अच्छा इनिशिएशन लिया है वज़ीर दाखिला ने, और बहुत अच्छा सफारतकारी करते हैं। वो अच्छी सालसी जो किरदार पेश करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। So I don't know much about I don't know how much he knows about cricket, but ये वो बहुत अच्छा करते हैं। पीसीबी चेयरमैन वो सफारतकार भी अच्छी करते हैं, जरगा भी अच्छा करते हैं, समझाया भी होगा, और प्लस गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई हैं यहाँ पे श्रीलंकन सफीर इन्वॉल्व हुआ है, मस्ट से थैंक्स टू हिम, एंड गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, ये सारी एक पूरी मिलजुल की एफर्ट हुई है जिस वजह से मुमकिन हुआ है। बिकॉज देखिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट हो जाती है हमारे लिए अगर श्रीलंका चली जाती तो इसीलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दैट नीडेड टू बी डन एंड इट्स डन, एंड आई थिंक लॉट क्रेडिट गोस टू मोहसिन नकवी। आई थिंक he's done a fabulous job. शोएब भाई, इंटरनेशनली क्या मैसेज गया है? क्योंकि सब लोग जो हैं वो श्रीलंकन प्लेयर्स को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। उनके यहाँ रुकने से वो इम्पैक्ट क्या है जो हम एट लार्ज देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? यार एक्चुअली दे सेव्ड पाकिस्तान क्रिकेट ना। अगर ये देखा जाए कि अगर वो 2009-10 वाला जो वाकया हुआ था, फिर वहीं हम वहाँ जाकर खड़े हो गए थे, वैसा उस जैसा इंसिडेंट तो नहीं है। लेकिन अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजन लीविंग पाकिस्तान it would leave a bad impact to the country and to restoring Pakistan cricket once all over again. वो बहुत मसला हो जाता हमारे लिए। फिर हम कैसे समझाते फिरते दुनिया को कि नहीं ये श्रीलंकन टीम की मेहरबानी है। I mean like we've been thick and thin, we've been through with them with thick of the times when Sri Lanka was at war. तो हमने भी अपनी risked our forces and our help and our diplomacy
everything. We risked everything for Sri Lanka. Remember this. It's not too long ago. It was not too long ago. जब सुसाइड अटैक श्रीलंका में हो रहे थे, हम भी खेलने गए थे. It's not too long ago. तो मैं भी था उस टूर पे, हमसे पूछा गया था, मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा श्रीलंका. तो हम भी ये कर चुके हैं श्रीलंका के लिए. But in times, to come, जिस तरह श्रीलंका ने अभी हमारे साथ किया है, ये हम भी वाइस वर्सा हो चुका है. लेकिन श्रीलंकन के लिए बहुत बहुत लाड और प्यार है हमारा उनके लिए. बहुत अच्छी कौम है, वन ऑफ द बेस्ट नेशन है. उन पर अटैक भी हुआ, सब कुछ हुआ. उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया. ये उनकी भी बहुत बहादुरी है, उनके लिए भी बहुत कमेंडेबल मोमेंट है, श्रीलंकन्स के लिए भी. बट अगेन जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने और वजीर दाखिला ने, पीसीबी ने, वजीर आजम ने, सफ़ीरों ने, हमारे श्रीलंका के सफ़ीरों ने बहुत एफर्ट की हैं. और शुक्र है ये टूर कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि आगे सारा कुछ जेपटाइज हो जाना था. हमारे टीवी राइट्स जेपटाइज हो जाने थे, हमारे सीरीज फिर हम कैसे रिस्टोर करते, किसका कैसे समझाते, एक लंबा एक प्रोसेस में पड़ जाते, तो वो बड़ा मुश्किल होता हमारे लिए. बट अगेन आई थिंक इट वाज वेरी 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 टाइमली डिसीजन बाय पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी. हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन. अब शोएब भाई, इसमें एक चीज़ बड़ी पर्टिकुलर है जो हमें मेंशन करनी चाहिए कि जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करता है. इवन अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स भी उठाकर देख लें, हमने साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान श्रीलंका के कुमार संगकारा की भी स्टेटमेंट देखी. उन्होंने भी ये कहा कि 2009 का भी अगर वाक़या याद करें तो पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उन्होंने हमारी जान बचाई और मेरा पाकिस्तान के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, आई विल कम अगैन एंड अगैन. उसके अलावा हम अगर देखें तो जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जिस प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं बार बार, उससे हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी है ही नहीं. और तमाम तौर हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तमाम बड़ी टीमें यहाँ पर होकर जा चुकी हैं. तो ये दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो बेस्ट सिक्योरिटी है, तो कोई शक रहना नहीं चाहिए. देखिए यार, सिक्योरिटी तो हमारी ये प्लस है. देखिए, कोई अल्लाह खुदा न खास्ता अटैक श्रीलंका पे तो नहीं हुआ. हम टेररिज्म से बहुत हमारा नुकसान हो चुका हुआ है. ये टेररिस्ट अटैक कोई श्रीलंका पे नहीं था. इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो G11 में हुआ है. It's really, my heart goes out for the family and the people, yeah, first of all. And I'm really, it's बड़ा दुख होता है, वो चाहे इंडिया में ब्लास्ट हो या पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, मासूम लोग मरे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है. लेकिन ये कोई अटैक डायरेक्टली उधर नहीं था, ठीक. और ना ही किसी टीम के पास कोई भटका है पिछले 10 साल से, जब से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारी फुल सिक्योरिटी भी है, हमारी लेयर्स में सिक्योरिटी है. चले आपको इंटेल दे देता हूँ, हमारी 5 लेयर्स में सिक्योरिटी होती है. जो 5 किलोमीटर का रेडियस होता है, उस 5 किलोमीटर के रेडियस को आपने पार करना होता है, इतना आसान नहीं है. और जो लास्ट रेडियस है वो इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू गो थ्रू. इसीलिए मेटल डिटेक्टर छोड़ो, बॉम्ब प्रोटेक्टर छोड़ो, ये बहुत ज्यादा अटमोस्ट जो नई टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं 5 लेयर्स के ऊपर. अगर आप 5वें किलोमीटर क्रॉस करते हो तो वहीं से आपकी सर्वेलेंस शुरू हो जाती है. जब आप 4था किलोमीटर क्रॉस करते हो तो डबल सर्वेलेंस हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है. फिर जब लास्ट 2 में आप देन यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग जस्ट योरसेल्फ. तो ऐसी सिक्योरिटी मेरे ख्याल में मैंने दुनिया में बहुत कम देखी है. हमने भी बड़े हॉस्टाइल सिचुएशंस में जैसे हम खेले हैं, हमें बहुत थ्रेट्स थी इंडिया में, लेकिन वी ऑल वांटेड टू प्ले इन इंडिया. पिच खोद दी गई, मारने की धमकियां दी गई, बट अब हम इंडिया में जाके खेले और बहुत मजा आया हमें. और लेकिन अगेन 1-2 इंसिडेंट से ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान सेफ नहीं या पाकिस्तान सेफ नहीं. बट ये डायरेक्टली कोई टीम पे अटैक नहीं था, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म था जिसकी कोई लेना देना नहीं था. बट यस, इट इज इम्पोर्टेंट दैट मासूम जाने गई हैं, ये बहुत दुख की बात है. लेकिन it was nothing that they've been targeting teams or anything, because our securities are just right on the toes. और प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन is just like one of the best in the world. Absolutely, no doubt about that. और I think हम बार बार यही बात करते हैं कि पाकिस्तान जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड. पूरी दुनिया में इस लेवल की सिक्योरिटी की मिसाल नहीं मिलती. बाजिद भाई, क्रिकेट डिप्लोमेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जब से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इलेक्ट होकर आए,
तब से बहुत सारे मामला चलते रहे, उसमें चाहे आईसीसी के साथ बात करना हो, पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के राइट सिक्योर करना हो, फिर वो जब प्रेसिडेंट एसीसी बने तो वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, एशिया का इनफैक्ट मौक़िफ़ था जो पूरा आईसीसी के सामने रखना था, और अब फिर ये वाक़या हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिप्लोमेसी उनकी काम आई। तो हाउ इंस्ट्रूमेंटल हैज़ ही बीन एज द चेयरमैन पीसीबी? देखिए, इंटरनेशनली तो स्टैंड भी लेते हैं, ये डिप्लोमेसी की आपने बात की, अब यहाँ पे टेस्ट था वो भी मतलब डिप्लोमेसी भी उन्होंने की। उस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे तो इनका मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा होता है, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पे नहीं करना होता वहाँ पे नहीं करते। और सना ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात की, वहाँ पे भी इन्होंने ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, वो अब हर पाकिस्तान इंडिया के मैच में हो रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ, वो अब मतलब एक उन्होंने पॉलिसी बना दी है, तो वो भी क्रेडिट जाता है इनको कि उन्होंने वो भी पॉलिसी फॉलो थ्रू करवाई है और बनाई है। तो वहाँ पे इनका जो इंटरनेशनली जो तरीक़ेकार है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो उसको आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि वो स्टैंड भी लेते हैं, वो डटे भी रहते हैं। और जहाँ पे अब जैसे कल के जो मामला थे, उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने बाकायदा मतलब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस किया, फिर उनके प्लेयर्स को भी, उनके साथ भी मीटिंग की, उनको भी कन्विंस किया। तो इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है कि इनको क्रेडिट जाना चाहिए, और इसमें इनको क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वो बिल्कुल कामयाब हुए हैं। और इसी की वजह से मतलब पाकिस्तान इस वक्त जो एक कह लें कि बहुत बड़ा थ्रेट था, तो मतलब ऐसी खबरें आ रही थी कि यार अब तो पाकिस्तान में शायद क्रिकेट ही ख़त्म हो जाए, बहुत उस तरफ बात नेगेटिव जा रही थी, बट वो उन्होंने रोका, और आई थिंक ही डिज़र्व्स द क्रेडिट। बिल्कुल। अच्छा सना, इसमें ये पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी है कि तमाम वो लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं, आप बड़ी वोकल रही हैं डैरन सैमी के बारे में भी, इसके अलावा बांग्लादेश की ख़वातीन क्रिकेट टीम थी, उसने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, इसीलिए वो तमाम लोगों को याद करना ज़रूरी है, चाहे वो वर्ल्ड 11 की टीम हो। और इस वक्त करंट सिनारियो में आई थिंक दैट्स द रीज़न कि हर जगह से ट्वीट हों या डिजिटल मीडिया पर मैसेज हों, वो श्रीलंकन प्लेयर्स का शुक्रिया बाकायदा तौर पर अदा किया जा रहा है। देखिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट बात होती है, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी एक दफ़ा इस चीज़ में से गुजर चुका है, और उस वक्त भी उन लोगों का जो तौर तरीका था वो बहुत ज़बरदस्त था पूरी श्रीलंकन नेशन का। मुझे याद है हम 2009 का वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, और जब हम प्रैक्टिस करके वापस आए तो वहाँ श्रीलंकन टीम नीचे लॉबी में खड़ी थी लड़कियों की, और यही खबर फ़ौरन आई थी, और अभी पता नहीं था कि कोई कैजुअल्टीज़ हैं कि नहीं है, पता था ये प्लेयर्स इंजर्ड हैं जो बहुत बड़े नाम थे उस वक्त के। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी रिएक्ट किया, उनको ये डिस्टिंग्विश करने आया कि जो ये एक आइसोलेटेड इवेंट 2 या 4 लोगों या 10 लोगों ने मिलके किया है, इट डजंट डिफाइन एन एंटायर नेशन, और उनका रवैया हमारे साथ नहीं बदला। और आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस चीज़ को ये समझना कि जब भी किसी भी मुल्क में, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क में ये इंसिडेंट होता है, तो वो 10 से 20 लोग जो भी हैं वो आइसोलेटेड इवेंट है जो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो एक एज ए नेशन वो कौम वो आपके अगेंस्ट नहीं है। और आई थिंक ये जो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि मुझे यही अफसोस भी था एशिया कप में भी, जब हमने देखा कि जिस तरह टीमों का आपस में तर्ज अमल था कि स्पोर्ट्स की फील्ड पे हम लोगों के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज एथलीट्स कि हम लोगों को करीब करें, हम जो गैप्स आते हैं उनको पूर कर सके। और आई थिंक जिस तरह श्रीलंका की टीम और श्रीलंका के प्लेयर्स अभी रुकेंगे तो ये अगली कितने सालों तक ये बात याद रखी जाएगी, और हमारे प्लेयर्स को आप जो मर्जी कह लें उनके लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, और वो इस चीज़ को हमेशा कदर करते रहेंगे। और साथ साथ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, वंस अगेन वो भी बात है कि आपकी जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ पर बहुत अच्छी ज़रूरी साबित होती है, और वो हुई भी है। जैसे बाजिद भाई ने बात की, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ थी कि हम भी 2013 का वर्ल्ड कप खेलने कटक गए थे, जिस वक्त बिल्कुल हालात सही नहीं थे और बहुत सा प्रेशर था उससे पहले ना जाने के ऊपर, पर कभी इस तरह का स्टांस नहीं हुआ कि अगर पाकिस्तान आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़, एक वो चीज़ इनके क्रेडिट में मोहसिन नकवी साहब के जाती है, और एक ये दूसरा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आप कह सकते हैं कि इनके क्रेडिट में जाता है कि इन्होंने जिस तरीके से इस टाइम पे ये सारा इस चीज़ को हैंडल किया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की सफारतकारी की जीत तो लाजमी है, चेयरमैन पीसीबी की भी एक जीत है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत हुई है जिस वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब सीरीज़ का जो लास्टिंग इम्पैक्ट है, जिस तरह हमारे जो है वो ओवरऑल
लोग भी सारे ये कल से बात कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मीडिया उठाकर देखें, अगर आप कहीं भी जा रहे होंगे, लोग ये बात कर रहे होंगे कि श्रीलंकन टीम जो है वो पाकिस्तान में रुकी है, सीरीज चल रही है, इवन ट्राई सीरीज भी एज इट इज चलेगी, थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज जरूर आया। ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा जब भी क्रिकेट की तारीख की बात की जाएगी। मजीद गुफ्तगू करेंगे इस पर भी, फैंस का भी एक पर्सपेक्टिव है जो आपके साथ लाजमी डिस्कस करना है क्योंकि पिंडी का क्राउड है, और साथ साथ पहले वनडे को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और फिर दूसरे में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये सब और बहुत कुछ। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और बात कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन ओडीआई सीरीज की। पहले वनडे पर एक बार जरूर नजर डालेंगे ताकि आपको मैच समरी थोड़ी सी बता सकें कि क्या हुआ पहले वनडे में। पाकिस्तान मैच तो जीत गया बट जस्ट टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मेरे ख्याल से 6 रन से हम ये मैच जीते और पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही। 50 ओवर में 300 रन का हदफ दिया श्रीलंका को जीतने के लिए। श्रीलंका स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की और उसके बाद हमने देखा कि मैच बिल्कुल आखिरी ओवर तक चला गया। हुसैन तलत से आखिरी ओवर कराया गया, शायद थोड़ी कैलकुलेशन भी आगे पीछे थी, लेकिन जो सलमान अली आगा और हुसैन तलत के दरमियान पार्टनरशिप रही, उस पार्टनरशिप की बदौलत जिस तरीके से पाकिस्तान 300 रन का हदफ देने में कामयाब रहा, वो एक बड़ी बढ़तरी थी और जिसका जो मेरे ख्याल से ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत रहा, जिस इम्पैक्ट को पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा कि वो जो पार्टनरशिप थी उसने डेफिनेटली मैच में काफ़ी फ़र्क डाल दिया था। तो एक बार आई थिंक सलमान अली आगा की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इट्स बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाजिद भाई, इस वक्त तो लगता है एवरीथिंग ही इज टचिंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड, लेकिन वो जो एक वसी तजर्बा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो नज़र आता है कि अपनी क्रिकेट इस वक्त खास तौर पर वनडे एंजॉय कर रहे हैं। और प्लेयर भी ये वनडे और टेस्ट का प्लेयर है। हमने ये पहले काफ़ी डिस्कस किया है कि ये फॉर्मेट उसको सूट करता है। ज़ाहिर है जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं लंबी, उसमें फिर वनडे क्रिकेट में अमूमन ऐसे होता है कि हमारे दौर में या थोड़ा पीछे चले जाएं तो जब आप 4 डे का टूर्नामेंट पूरा खेल लेते थे तो उसके बाद वनडे आपको थोड़ी आसान लगती थी क्योंकि पिचेस थोड़ी बेहतर होती थी और प्लस द फैक्ट कि वो थोड़ी रन्स ओरिएंटेड गेम थी, तो आप लगता था कि यार चलो आप थोड़ा सा हम बॉलर्स पे हावी रहेंगे क्योंकि वो आप पूरा फर्स्ट क्लास खेल के आए होते हो। लेकिन पेस ऑफ द इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त थी। ऐसे लग रहा था शायद कि बीच में इनकी इनिंग्स में कि शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया और वनडे में ये हमारे काफ़ी देर से आपके ऑलमोस्ट बेस्ट बैटर ही हैं। साइम अयूब और ये अब आपके बेस्ट बैटर है और मिडिल ऑर्डर में ऐसा 100 करना कोई आसान काम नहीं है। प्लस हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा है ये टेल के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। इधर भी जब सिचुएशन आई तो वो रन्स बनाने में कामयाब है और ऐसे ही पार्टनरशिप बहुत कम, आपको बहुत रेयर मिलती है कि 4-5 आउट हो जाएं तो पार्टनरशिप लगे इतनी लंबी, और उसका किरदार हमने देखा है कि थ्रू आउट इवन जहाँ पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी में हारा भी था उधर भी सबसे अच्छे आपके बैटर यही थे। तो प्रॉब्लम हमें इनसे तब होती है जब ये T20 खेल रहे होते हैं तो हम फॉर्मेट थोड़ा सा मिक्स करते हैं, वरना इनका जो टेस्ट और वनडे में बैटिंग जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मुश्किल टाइम पे ऐसी बैटिंग करना मिडिल ऑर्डर में बहुत ही ये अब बज़ाहिर लगता है कि इनका करियर लंबा होना चाहिए, स्पेशली 2 फॉर्मेट्स में, अगर तीसरे फॉर्मेट को हम इससे मिक्स ना करें। अच्छा, ये तो बात चलती आ रही है कि जो T20 के कप्तान है वनडे में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वनडे के कप्तान T20 में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो फैसलों पर ज़रूर नज़रसानी शायद की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल सलमान का इम्पैक्ट बड़ा है। अगर आप इस पोजीशन की भी हिस्टोरिकली बात करें, नंबर 5 पर नंबर 5 जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अहम पोजीशन रही है बैटिंग के दौरान, और फिर जो एस्केप शॉट्स हैं। शुएब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे सलमान अली आगा के बारे में? उनसे हम रब्ता दोबारा स्टैब्लिश करते हैं। सना, आपसे बात कर लेते हैं, जो नंबर 5 की पोजीशन है हिस्टोरिकली, एक तो ये बात हो गई, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि हम डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। जो ही सलमान अली आगा आते हैं तो वो आपको एस्केप शॉट्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, स्वीप भी मार रहे हैं, पैडल भी कर रहे हैं, पीछे अपिश भी खेल रहे हैं, कट भी है, तो वो एकदम लगता है कि चारों तरफ ग्राउंड के रन स्कोर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर जो कदमों का इस्तेमाल कर सके, ना सिर्फ स्पिनर्स पे बल्कि फास्ट बॉलर्स पे भी, वो क्रीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। आपने अभी हाईलाइट पैकेज में भी देखा होगा, ऑफ के बाहर आगे
लेग पे ले गए तो वो फील्ड के साथ खेल सकते हैं। अगर आप ऑफ पैक करेंगे वो लेग साइड पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी कन्वेंशनल इस तरह से कि वो एक ही जगह पे रह के गैप्स ढूंढेंगे। और इसी तरह अगर आप लेग साइड को उनकी पैक करते हैं तो वो इनसाइड आउट भी बहुत अच्छी खेल लेते हैं। तो यही आपको मिडिल ऑर्डर में इस तरह का प्लेयर चाहिए जो डाउन द विकेट स्पिनर्स पे आ सके, डीप इन द क्रीज जाके खेल सके। तो उन्होंने वो सब चीज़ें दिखाई। और सबसे अच्छी बात है कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करना। 95 आई थिंक 95 for 4 था पाकिस्तान जिस वक्त ये और हुसैन तलत की वो इनिंग्स पार्टनरशिप बनी है। और वो वाला शो हमेशा आपको एज अ प्लेयर बहुत याद रहता है। ठीक है, आप अंदर आए हैं जब 150 पे 2 आउट थे या 3 आउट थे और आप तब आके रन बनाते हैं, उसका वो मज़ा नहीं होता। इस इनिंग्स का जो मज़ा है आई थिंक वो इनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मज़ीद और देगा वनडे क्रिकेट के अंदर, और टीम को भी इस नंबर पे। और अब तो बातें ये भी शुरू हो गई हैं कि इनको 5 भी खिला रहे हैं, 4 पे खिला रहे हैं। हमारे आपको पता है फ़ौरन बातें शुरू हो जाती हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जैसे बाजिद भाई ने भी बात की कि वनडे फॉर्मेट इनको बहुत ही अच्छी तरह सूट करता है। टेस्ट में भी इन्होंने हमेशा मुश्किल से टीम को निकाला है और शायद उसी वजह से इनको एक लॉन्गर रन T20 में भी दिया जा रहा है। यही समझा जा रहा है कि अच्छा इनको आपने वहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। बट ये 2 फॉर्मेट्स पे तो ये पूरी तरीके से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि इस वक्त ये पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आपने बात की तो अमूमन ये कहते हैं कि आप मतलब इस दफ़ा तो फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत ज़्यादा थे पिछले सीज़न, लेकिन ओवर द इयर्स ना आपको अपनी बैटिंग की समझ आए। बैटर जो होता है नॉर्मली बैटर थोड़ा लेट मैच्योर होता है, और जितना आपका तजुर्बा फर्स्ट क्लास में आपको मिलता है बिफोर कमिंग इनटू द पाकिस्तान टीम वो बहुत वैल्यूबल होता है, क्योंकि आप अपनी गेम को समझ जाते हैं। मैं मतलब कंप्लीट बैटर तो बहुत ही रेयर होता है। एक आधा आप मतलब पूरी दुनिया मतलब ओवर द जनरेशंस आप एक आधा या 2 बैटर्स कहेंगे यार कंप्लीट प्लेयर था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कंप्लीट प्लेयर कोई नहीं होता। प्लेयर वो होता है जिसको अपनी स्ट्रेंथ या रन्स बनाने आते हों। इसको रन्स बनाने आते हैं, फर्स्ट क्लास में इसने रन्स बनाए में, तो वही ट्रांसलेट करता है वनडे क्रिकेट, क्योंकि वो 2 फॉर्मेट्स मिलते जुलते हैं। T20 एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है। ये बार बार मैं कहता रहता हूँ, बार बार लोग इसको वाइट बॉल करके ना दोनों को मिक्स करते हैं। बट जो फर्स्ट क्लास जो 4 डे क्रिकेट और वनडे क्रिकेट है वो ज़्यादा करीब है। जो वनडे क्रिकेट है और T20 क्रिकेट है वो करीब नहीं है, वो दूर है, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है। ये नया फॉर्मेट है, रिलेटिवली न्यू फॉर्मेट है, थोड़ा सा आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है। तो वो फॉर्मेट उसको आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करें। तो आपने देखा है जो अमूमन जो प्लेयर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो वनडे में भी वो बहुत यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, अपनी स्ट्रोक्स का पता होता है कि इनिंग स्ट्रक्चर कैसे करनी। वही सलमान अली आगा का भी बिल्कुल वही केस है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनको तजर्बा है, टेल के साथ लोअर ऑर्डर के साथ किस तरह बैटिंग करनी है वो उनको आता है। और जब वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो उनको गैप्स का पता है, उनको पता है कि स्पिनर्स उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ अटैक करना है। बट उनको मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा T20 में टाइम नहीं होता, इनको वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा टाइम मिलता है जो इनके लिए ज़रूरी है। लेकिन हम प्लेयर्स के मुस्तकबिल का फैसला भी तो बेस्ड ऑन दूसरे फॉर्मेट्स करते हैं ना। हाँ, ये मतलब फॉर्मेट्स मिक्स नहीं करने चाहिए, हम बार बार मिक्स करते हैं फॉर्मेट्स। अब इवन जो मतलब बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, जो मैं समझता हूँ कि बाद में जाके ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर होना चाहिए, साइम अयूब, बस इस वक्त उसने सिर्फ ऐसे ही रहा है किसी एक फॉर्मेट जो है ODI क्रिकेट वो मास्टर किया है। अभी टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट उसने मास्टर नहीं किया है। पोटेंशियल है, सारा कुछ है, वो हम कह सकते हैं कि यार ये आगे जाके ये करेगा, लेकिन इस वक्त उसने मास्टर नहीं किया। तो अगर एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए इस वक्त वनडे क्रिकेट से होनी चाहिए कि नहीं यार वनडे क्रिकेट में ये बहुत ही हमारा मतलब ऑलमोस्ट टॉप का प्लेयर है, तो इसके हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वनडे क्रिकेट में इस वक्त ज़्यादा होनी चाहिए। उसको टेस्ट क्रिकेट या आपको T20 मैच या टेस्ट मैच में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे के देगा, अभी तक वो नज़र नहीं आई, तो वो थोड़ी हमें टेम्पर करनी चाहिए। यस ठीक है, हमने आंख रखी हुई है, मुझे भी लगता है कि यार ये प्लेयर है जो कि वाकई तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, बट इस वक्त वो एक ही फॉर्मेट में मास्टर कर रहा है। इवन बाबर जब आया था तो सबसे पहले उसने वनडे मास्टर की थी, बाकी फॉर्मेट्स बाद में जाके उसने मास्टर किए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हम बहुत जल्दी
एक प्लेयर को एक फॉर्मेट में जब वो करता है तो कहते नहीं यार तीनों में करना चाहिए, और तीनों फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि तीनों में ये कर जाएगा, वो बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल, और आई थिंक हमारा इंडिकेटर ही बहुत तेज़ है, हम फ़ौरन कप्तान भी तस्वुर कर देते हैं और फ़ौरन हटा भी देते हैं। बट आई थिंक एक और प्लेयर जिनकी सिलेक्शन को लेकर सबसे ज़्यादा उसको तनकीद की निगाह से देखा गया, खास तौर पर T20 में तो बार बार कहा गया कि उनकी जगह नहीं बनती। वनडे लगा शायद उनका फॉर्मेट है, शुरू में स्ट्रगल नजर आई, लेकिन उन्होंने अपना मेडन 50 कर दिया, और जो पार्टनरशिप उन्होंने सलमान अली आगा के साथ लगाई, हुसैन तलत, उन्होंने शायद जस्टिफाई कर गए कि शायद मैं इसलिए टीम में, और वो पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसी पोजीशन पर एकदम से हसन नवाज का फैसला हो गया था। देखिए अभी फिर आप फॉर्मेट मिक्स करने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वनडे में उन्होंने 50 किया और थोड़े लकी भी रहे, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। जो पहला उनका LBW की अपील थी वो बहुत ज़्यादा प्लम थी और श्रीलंका के पास रिव्यू नहीं रह गया था। जो शुरू के प्रेशर बॉल्स होते हैं वो उसके बाद, लेकिन उसके बाद जो वो इनिंग्स खेले हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और सारा प्रेशर ऑफ किया। वंस अगेन हम इनसाइड आउट क्रिकेटिंग शॉट्स की बात करें, डाउन द ग्राउंड आने की बात करें, डाउन द क्रीज आने की बात करें, उन्होंने भी अपना सारा जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अच्छी तरह से दिखाया। और ये बड़ा अच्छा था कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, आपके पास मिडिल ओवर्स में एक अच्छा लेफ्टी बैटर आ जाए और टेम्परामेंट इनके अंदर भी है। जब फर्स्ट क्लास में भी आप इनके रन्स देखें, जैसे बाजिल भाई ने बात की 4 डे क्रिकेट बात करें, जो 50 ओवर बात करें, उनमें इनके रन्स हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको इनिंग्स बिल्ड करने आती है, प्रेशर सिचुएशन में से निकलना आता है। और जो एक मैच इन्होंने T20 में भी जिताया था पाकिस्तान को, वो भी वही मैच था जिसमें फंस गया था पाकिस्तान का वो मैच, और रन बॉल आपको चाहिए था। तो जहाँ रन बॉल चाहिए होगा वहाँ पे ये बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। इनको प्रेशर सोक इन करना आता है और वो आज इस दफ़ा इन्होंने फिर दिखाया कि अंडर प्रेशर जब आपके 5 विकेटें गिरी हों, 4 विकेटें गिरी हों, उसमें ये परफॉर्म कर सकते हैं। और आपके मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्परामेंट की स्ट्रेंथ होती है वो यही होती है कि वो अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई ऑलराउंडर आता है तो उसको हम बहुत वन डायमेंशनली देखते हैं, दोनों रोल्स में नहीं देख सकते। ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट रही है दुनिया के अंदर। एंजेलो मैथ्यूज ने श्रीलंका के लिए बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, बाद में वो कप्तान भी बने, अब दी ऑर्डर भी प्रमोट हो गए, टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेलने लग गए। आप न्यूजीलैंड में कई ऐसे प्लेयर्स की मिसाल देख सकते हैं। इंडिया इज़ डूइंग दैट बेस्ट विद हार्दिक पांड्या इस वक्त। इंग्लैंड की भी आप बात कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसे ऑलराउंडर्स हैं। अब हुसैन तलत के साथ भी आपको नहीं लगता कि थोड़े से अंडर यूटिलाइज है, शायद उस तरह से एज अ बॉलर नहीं हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं? बिल्कुल, खास तौर पे जिस वक्त विकेट्स गिरती हैं, ऊपर नीचे 2-3 विकेट्स गिरती हैं, वहाँ पे ऐसे ऑलराउंडर को आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ौरन 2-3 ओवर कराए और हटा दिया, 2-3 ओवर से ज़्यादा स्पेल आपको चाहिए नहीं होता, बट आप रेगुलर फॉर्म में रखें। जैसे आपको लगे कि 5-10 ओवर हो गए हैं, डॉट बॉल्स आ गए हैं, आपने प्रेशर डाल दिया या आपके पास विकेट्स गिर गए हैं, उस टाइम पर इनको यूज़ करना चाहिए। पहला ओवर ही आखिरी ओवर आके नहीं करवाना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ डेफिनेटली शाहीन इसको देखेंगे, जो कोच हैं वो इसको देखेंगे। बट सबसे अच्छा इस तरह के ऑलराउंडर को आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डेवलप करना होता है, और आप ऐसी जगह पे बॉल कराते हैं जहाँ पे आपको पता हो कि विकेट का चांस इस वक्त ज़्यादा है। सो आप ऐसे ज़रा सेटल इन कराते हैं ऑलराउंडर्स को, और अगर ये आपको 4-5 ओवर करना शुरू कर दें रेगुलरली तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम का कॉम्बिनेशन बन सकता है। बाजिल भाई, आप भी इस पर ज़रूर ज़रा एनालाइज को कीजिएगा कि हम फिर बड़े वन डायमेंशनल हो जाते हैं, इनको एज ए बॉलर शायद उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या सिमिलैरिटी इनमें राना फ़हीम अशरफ इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स हो गए कि समझ नहीं आ रही। 8 बॉलर होंगे तो किस किस को बॉलिंग कराएंगे। दूसरा एक और ये बात है कि हुसैन तलत लिस्ट ए में 4 नंबर पे बैटिंग करता है और सबसे ज़्यादा रन उसके वहीं पे उसके सबसे ज़्यादा रन है। तो अब ये थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहा है। नंबर 6 पे आप बैटिंग कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर जो प्रेशर अब है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेला है, बट आगे जाके नंबर 6 पे उसको तेज़ इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। आया कि वहाँ तक हम उसको डेवलप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर बैटर है, ये अपना टाइम लेके ही इनिंग बनाता है। तो आपने आइडेंटिफाई उसको नंबर 6 पे किया है, जो कि बहुत कम रेयर होगा। जैसे ये इनिंग थी, रेयर होता है। नॉर्मली नंबर 6 की तब बैटिंग आती है 30-35 ओवर हो गए जब आपने स्कोर चलाना है तेज़ी से, तो वो आपने देखना है कि रोल, चलो आपने आइडेंटिफाई कर लिया नंबर 6 ठीक है, और वो प्लेयर भी, मतलब प्लेयर बुरा लिस्ट ए का तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट नंबर 6 पे आप उसको डेवलप किस तरह करते हो वो देखना होगा। लेकिन आइडियल नहीं है नंबर 4 इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है आपका। मोहम्मद रिजवान अगर इतनी स्ट्रगल नंबर 4 पे कर रहे हैं तो आप वाइस वर्सा कर दें। फिर वही बात, 6 नंबर पे रिजवान क्या करेगा? तो वो आपने अगर आइडेंटिफाई नंबर रोल आइडेंटिफिकेशन आप कहते हो लेकिन होती नहीं है, वो इशू है। इवन इस मैच में आपने अबरार को नहीं खिलाया। अबरार को मतलब रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस आपको, आपका नंबर 1 बॉलर है, उसको खिलाना चाहिए।
उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, ये मतलब क्या इब्रार को हम इधर बैठ के कह रहे हैं कि वाइट बॉल का आपका नंबर 1 बॉलर है, बट उसका ओवरऑल कितने वो मैचेस खेला है। अगर आपको कंसिस्टेंटली उसको मैचेस नहीं खिलाओगे हर किस्म की कंडीशन में, तब तक वो आपका नंबर 1 बॉलर उस टाइप पे सस्टेन कैसे करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज में इब्रार को बाहर कर देते हो, जो आप मैं समझता हूँ कि आपका इस वक्त वाइट बॉल का नंबर 1 बॉलर है, और आप कहते हो कि नए प्लेयर्स को खिलाओ। नए प्लेयर्स, यार ये प्लेयर्स जो 4-5-8 साल से मतलब डेब्यू हुआ है, उनके थोड़े थोड़े तो मैचेस हैं। तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जब वर्ल्ड कप आता है तो आप कहते हैं जी हमारी टीम तैयार है। टीम कैसे तैयार है, क्योंकि आपके जो मेन जो बॉलर्स हैं वो कंसिस्टेंटली आप उनको नहीं खिला रहे हो। ये इब्रार कोई बहुत पुराना बॉलर नहीं है कि इसको रेस्ट करवाना है या इसका वर्कलोड मैनेज, तो वो भी आपको देखना है। लेकिन सवाल अब ये भी हो जाएगा, अगर उनको खिलाना है आपने तो बाहर किसको बिठाना है? नहीं, आप वो तो आपका सबसे पहले आपका आता है, वो तो आप चेंज इतनी कर देते हो कि चलो अब ये चेंज करके ये मैच जीत गए हैं, अब आप कहोगे कि इब्रार की जगह नहीं बनती। पिछले मैच में तो इब्रार ने आपको जिताया, तो मैच विनर को मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो थी वो आपने ख़त्म करके तो इस मैच में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस को बाहर कर दो। हारिस रऊफ ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी उसको बाहर कर दो, इब्रार को ले आओ। तो ये मतलब ठीक है, वो आपकी सुन रहे हैं, ये ना सुन लें। नहीं सुन लें, ठीक है आपकी बात, मतलब वो अपना जिस तरह भी सोच रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका नंबर 1 स्पिनर डेवलप हो रहा है, अभी मैं नहीं, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं, वो ऐसे नहीं है कि जी ठीक है जी इसको 4-5 मैच ना खिलाओ, ये फिर वो डेवलप हो रहा है। तो और उसने आपको मैच भी जिताया है, और बार बार जब आप उसको लेके आते हो तो वो ऐसी परफॉर्मेंस देता, वो किसी कंडीशन में बाहर नहीं होता। ये आप ये नहीं कह सकते यार पिच फ्लैट है तो उसको बाहर कर दो जी हमें फास्ट बॉल, किसी कंडीशन में वो बाहर नहीं होता। अगर वो आप उसको वो मुश्किल कंडीशंस में आप नहीं खिलाओगे तो जो उसकी डेवलपमेंट है वो भी तो फेवरेबल कंडीशंस में खिलाओगे तो उसकी डेवलपमेंट भी तो उस तरह नहीं होगी ना। तो वो आइडेंटिफाई आपको पिछली सीरीज़ में ये प्लेयर्स हो गए थे कि यार ये इब्रार हो गया, साइम अयूब हो गया, ये आपके प्रीमियर हैं टीम के, और उनको इब्रार को आप जब चाहते हो बाहर कर दो। लेकिन ऐसे 4 ही प्रीमियर्स हैं जिनके बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। अगर इब्रार को लेकर आना तो उन चारों में से एक को ही बिठाना पड़ेगा। अब कप्तान तो डेफिनेटली बाहर बैठेंगे नहीं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। अब बहुत सारी बात तो हमने की है बैटिंग को लेकर, और थोड़ी सी इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स की भी बात हो रही है कि अगले वनडे में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका की अगर आप बात करें, बड़ा शानदार आगाज़ रहा उनका, और बड़ा शानदार एक तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। लेकिन उसके बाद आए हारिस रऊफ और सिचुएशन फ़ौरन ही बदल गई। जो 2 विकेट्स उन्होंने फ़ौरन ही हासिल कर ली। आई थिंक उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वहाँ से शायद श्रीलंका इतना रिकवर नहीं कर पाया। बट सना मीर, कैसी थी ये परफॉर्मेंस? क्योंकि लग रहा था कि वो जो 2 मैचेस का बैन है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा शायद मिस कर रहे थे क्रिकेट को हारिस रऊफ। बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था। 85 पे कोई आउट नहीं था, और फिर 3 विकेट्स 5 रन के अंदर अंदर पाकिस्तान टीम लेने में कामयाब हुए। और हारिस रऊफ जो बैक टू बैक विकेट्स थी ना, खास तौर पे ऑब्वियसली एक सेट बैटर को तो आउट किया, उसके बाद जब कुसाल मेंडिस को भी आउट किया, आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना इस मैच का। और इस वक्त तक बड़ी फ्लैट लग रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग। ये विकेट शायद मैच पूरा ही बदल गया। बिल्कुल, ये विकेट जो थी वो बैक टू बैक जो विकेट है, पहली ही बॉल पे कुसाल मेंडिस को आउट करने में कामयाब होते हैं। और आई थिंक यहाँ से फिर पाकिस्तान बिलीव्ड कि अब हम वापस मैच में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टार्ट श्रीलंका को मिल चुका था। और ये प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान की नए बॉल के साथ। और मिडिल में जिस वक्त आके स्पेस से आप बॉलिंग करते देखिए, सारे बैटर्स लेट हुए हैं शॉट के ऊपर, या बाउंस ज़्यादा हुआ है या लेट हुए हैं शॉट के ऊपर। ये तो खैर पिच ओवर डिलीवरी है, मैच की बेस्ट बॉल। बिल्कुल, और आपको यही चाहिए अब आप अपने मिडिल ओवर्स के बॉलर से कि वो आके थोड़ा सा हरी अप कराएं बैटर्स को इस तरह की कंडीशन में, अंडर लाइट से आके उनको ज़रा थोड़ा सा लेट हो जाए। तो आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया उन्होंने, जो हम इब्रार को जनरली मिडिल ओवर्स में मिस करते हैं। अगर हम वो नहीं खेलते, काफ़ी हद तक वो कमी इन्होंने पूरी की थी। इवन दो कि मैं भी बाज़त भाई के साथ ही बात करूँगी कि इब्रार को खेलना चाहिए, बट जिस तरह की बॉलिंग हारिस रऊफ ने की, ही शोड के ये इस कैच के बारे में आप कुछ कह रही थी, पता नहीं किसकी तरह का कैच था ये। आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग। बाबर को हमने नहीं देखा इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए स्लिप एरिया में। जब हमने देखा है उनको स्लिप्स में, ज़्यादातर स्पिनर्स पे देखा, और एक स्पिनर पे भी ऐसा इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैच किया हुआ, पर फास्ट बॉलर्स पे मैंने नहीं देखा बाबर को इस तरह से मूव करते हुए, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच था। और राशिद भाई को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि कीपर की तरह का कैच है।
नहीं कीपर की तरह का क्या मतलब? अब ये भैया अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता सकती। नहीं बात तो ये कह रही हूँ कीपर्स की तरह का कैच है। हाँ, मूवमेंट कीपर्स वाली ही थी, लेकिन पीटीवी ने भी मतलब गेम ऑन ने भी ये शुरू कर दिया। अब व्यूज़ के लिए बाबर का मेंशन ज़रूर होना पड़ता है, तो आपने भी वो रवायत कायम रखी है। तो चले, अब यूट्यूब पे चलेगा तो व्यूज़ तो आएंगे जब ये बाबर का सेगमेंट चलेगा। नहीं वो मेरे ख्याल से पहले सेगमेंट में ज़्यादा आ जाएंगे, वो बाबर वाले में कम आए शायद, लेकिन पहले सेगमेंट में ज़्यादा। लेकिन हारिस रऊफ आई थिंक हंग्री फॉर विकेट्स नज़र आया, बड़े बड़े रिदम में नज़र आए हैं। बड़ा रेयर हो गया था आजकल हारिस रऊफ को उस रिदम में देखना। अब ये मतलब घिसी पिटी बात करूँगा, लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन हारिस रऊफ अभी पिछले दिनों क्या कर रहा था? वनडे क्रिकेट खेल रहा था ना, रील्स चल रही थी, को मार खा रहा है, ये खा रहा है, लेकिन बॉलिंग तो कर रहा था ना। ये आपने YouTube कंटेंट ये वाला दिया आपने, ये YouTube कंटेंट दिया। अब बॉलिंग तो कर रहा था ना, ओवर्स कर रहा था ना, मतलब ठीक है वो बैटिंग शायद अच्छी हो रही हो या जो भी है, वो तो रिदम जो था वो बॉलिंग नंबर ऑफ ओवर्स लंबे स्पेल करने से ही रिदम आता है। ऐसे बैठे बिठाए या नेट में बॉलिंग करने या 4 ओवर बॉलिंग करने से रिदम नहीं आता। तो वो आपके सामने आपने खुद ही कहा है, मैंने तो नहीं बोला, आपने बोला कि रिदम में लग रहा था। तो शायद मेरे जो थॉट प्रोसेस है उसमें शायद ये हो सकता है कि जो उसने मैचेस 4 डे मैचेस बड़े अरसे बाद जो वो खेला 4 डे मैचेस, उसमें थोड़ी उसको रिदम आई। लेकिन आपका गेम ब्रेकर है ये, आप इसको जिस तरह मर्जी लें, लेकिन गेम ब्रेकर है। जो इस पेस पे बॉलिंग करता है वो किसी भी सिचुएशन में, ऐसे फ्लैट पिच पे या जैसी भी सिचुएशन में, वो गेम को चेंज कर सकता है। उसने चेंज किया, वो जो बैक टू बैक विकेट्स थी, पेस से बीट किया, वो चेंज किया, तो वो उसने मैच ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ किया। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आपने शुरू में बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, क्योंकि इतना भी कोई श्रीलंका ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की थी। शुरू में आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, फिर कमबैक किया, बट शाम के टाइम डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी ओस भी थी, थोड़ा बॉल बल्ले पे भी आ रहा था, बट वो आपने स्कोर डिफेंड करने में आप कामयाब हुए। और उसका बहुत बड़ा रोल, मेजर पार्ट जो है वो हारिस रऊफ पे है, क्योंकि उन्होंने वो जो ये तो 2 बैक टू बैक, फिर एक और विकेट, उसके बाद आके फिर एक और विकेट, तो 4 विकेट उन्होंने ली। तो वहाँ पे उन्होंने वो पाकिस्तान को विक्ट्री की तरफ लेके गए। लेकिन आपने कहा शुरू में अच्छी बैटिंग नहीं की, अब फिर वो थोड़ा सा लोग काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हो गए कि फ़खर जमान शायद आउट ऑफ हिस कंफर्ट जोन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है जी वो वनडे में टेक्निक इंप्रूव कर रहे हैं, तो शायद वो नेचुरल स्ट्रोक मेकिंग अब बंद हो गई है किसी वजह से। फ़खर जमान थोड़ा सा आउट ऑफ टच तो लग रहा है, मतलब अगेन एशिया कप में भी खेला है, लेकिन उस तरह वो टच में नहीं नज़र आ रहा अभी तक। ये भी इनिंग्स वो नॉर्मली ऐसे खेलता नहीं होता, बट वो इनफॉर्म नहीं लग रहा। कॉन्फिडेंस जो भी आप कह लें कि जी वो आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन खेल रहा है, वो तभी खेलता है जब बंदा थोड़ा फॉर्म में नहीं होता। तो वो हर प्लेयर पे आती है। हमें पता है कि जब फ़खर जमान फॉर्म में आ जाएगा या जब वो रन्स करेगा, तो वो वनडे में स्पेशली अगेन सबसे अच्छा जो खेलता है फ़खर जमान, वो वनडे में खेलता है और बड़े 100 करता है, मतलब 200 भी है, इसके 190 भी है। तो ये वो प्लेयर है जो इवन जो वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड से मैच जीत गए थे, उसमें भी जो 400 करना था, फ़खर जमान ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। तो वो आपको पता है कि जब फ़खर जमान चलेगा तो वो आपको मैच जिताएगा। जो एक थोड़ा सा मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, लेकिन अगर कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली या आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स कर रहा है या कंसिस्टेंटली विकेटें लेके दे रहा है काफ़ी अरसे तक, तो उनको थोड़ा लीवे जो है ना वो ज़्यादा लंबा मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि ये कर चुका है और ये करता आ रहा है, चलो अब फेल हो रहा है तो उसको लीवे ज़्यादा लंबा मिलेगा। वो उन्होंने राइट अर्न किया होता है। जो बाबर की बात करते हैं, बाबर ने भी राइट अर्न किया हुआ है, सना ने भी ये बात की थी कि उसने राइट अर्न किया हुआ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसको आप लीवे देंगे। इसी तरह फ़खर ने ये राइट अर्न किया हुआ है कि उसने पाकिस्तान के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं और पता है कि वो गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस देता है। तो अगर वो उसका बुरा टाइम चल रहा है, उसमें उसको थोड़ा ज़्यादा लीवे मिलेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट
कि पीछे उसकी इतनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, एंड आई थिंक वो बनता भी है। आई थिंक वो फिर एक इनिंग दूर होते हैं ऐसी परफॉर्मेंस से जो एक बार फिर, बट फखर जमान के लिए तो टिपिकली सना मीर ने ये भी कहा वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो बड़े मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म वो कर भी देते हैं। एक बार आप रिवाइज स्केड्यूल जरूर मुलाहिजा फरमा लीजिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि थोड़े से चेंजेस हुए हैं, बाकी आपकी टिकट्स वही रहेंगी। तो दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो है 14 नवंबर को रीस्केड्यूल हुआ और जो थर्ड वनडे इंटरनेशनल है वो 15 की बजाय 16 को चला गया, तो एक एक दिन का फर्क आया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और पहला वनडे तो डेफिनेटली 11 को खत्म हुआ था जो पाकिस्तान जीता, तो अब ये 14 वाला जो वनडे आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में जरूर बात करनी है कि कल क्या होने जा रहा है। बाजिद भाई की गुफ्तगू के साथ साथ मैं एक एक नाम और कट करता जा रहा था, तो 4 में से अब 3 नाम मेरे पास रह गए हैं, फहीम, नवाज और नसीम। अगर तो कोई चेंज करने जाते हैं कल, या फिर आपको लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं? देखिए अब देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप रोटेशन पॉलिसी हमने बाकी सारी जगह पर तो देखी है, हो सकता है नसीम को बिठा के ये शायद किसी और को ले आएँ, क्योंकि आखिरी ओवर उन्होंने बहुत अच्छा कराया, जो पहले शुरू का स्पेल था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं करा, बट आप चाहेंगे कि आप नसीम को भी कॉन्फिडेंस में देखें। सो टफ कॉल, आपको पता है, क्योंकि हुसैन तलत ने भी परफॉर्म कर लिया है, फ़हीम भी परफॉर्म करते आए हैं, सूलन तो आपको शायद इनमें से एक ऑलराउंडर चाहिए। इवन वनडे क्रिकेट के अंदर T20 में तो डेफिनेटली एक चाहिए, पर वनडे में भी आपको शायद एक ही चाहिए। बट हम क्योंकि ऑलराउंडर्स के ऊपर इस मैनेजमेंट का ज़रा ज़्यादा जोर है, तो लेकिन मौका भी तो कम है, आपके पास 2 यंगस्टर्स बैठे हैं, हसीब बैठे हैं, फैसल अकरम बैठे हैं, यही 2 वनडेज हैं, उसके बाद फिर T20 पे फोकस। देखिए अब देखना होगा श्रीलंका किस तरह किस अप्रोच से आता है, किस तरह की उनकी टीम खेलती है, और अगर कल का मैच आप जीत जाते हैं तो तीसरे वनडे के अंदर आपके पास बहुत सा चांस है कि आप जितनी भी चेंजेस करना चाहें तो वो कर लें। और अभी भी आपके पास एक चांस है कि एक आध चेंज करके बहुत ज़्यादा आपकी टीम की स्ट्रेंथ को जहाँ फ़र्क ना पड़े। पर तीसरे वनडे में ऑब्वियसली अगर आप कल का मैच जीत जाते हैं तो फिर आप 16 के मैच में बहुत से डिफरेंट लोगों को चांस दे सकते हैं। जी बाजिद भाई, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जा रहे हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, पिछला साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आप जीते थे उसके अलावा विनिंग कॉम्बिनेशन तो आपने चेंज कर दिया। रोटेशन पॉलिसी की मुझे अब तक मतलब समझ नहीं आई कि रोटेशन पॉलिसी कैसे हो रही है, क्योंकि मोहम्मद वसीम एक मैच खेलता है, बॉलिंग बुरी नहीं करता, मैच आप हार जाते हो लेकिन बॉलिंग बुरी नहीं करता, उसको आप इतने अरसे से सिर्फ एक ही मैच खिलाते हो, और हालांकि आप टीम के साथ भी उसको ट्रैवल कराते हो। जो रोटेशन पॉलिसी में वो किधर आता है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो डेथ और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है, उसमें वो सारी खसूसियत है, रिवर्स स्विंग भी करता है, तेज़ भी है, बट उसमें रोटेशन पॉलिसी वसीम की जगह जब टाइम आता है तो रोटेशन पॉलिसी बैटिंग भी ठीक कर लेता है। लेकिन अब वो क्या सोच रहे हैं, वो थिंक टैंक क्या है, मतलब आप अगर हर 11 देखें तो उसमें कोई ख़ास एक ट्रेंड कोई ख़ास नहीं है। वो इब्रार है तो उसने 4 आउट किए हैं तो कोई बात नहीं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब हारिस रऊफ ने 4 आउट किए हैं, कोई पता नहीं कल वो ना खेले, तो वो मतलब रोटेशन पॉलिसी एज सच मुझे होगी उनकी तरफ से, वो खुद कर रहे होंगे, उनका खुद कोई होगा फॉर्मूला, लेकिन मुझे यहाँ बैठे वो समझ नहीं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल फेज में तो है, बट आई थिंक ओवरऑल कल के मैच का इंपैक्ट वैसे ही बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बड़ा शानदार क्राउड एक्सपेक्टेड है। बट बहुत शुक्रिया बाजिद भाई आपका, सना मीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने तमाम गुफ्तगू जरूर मुलाहिजा फरमाई, और हमारे एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि इस वक्त कुछ कॉम्बिनेशंस की समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे में तो इस वक्त एक्सपेरिमेंटल फेज में जरूर लगती है, कप्तान भी नया है, कुछ कॉम्बिनेशंस भी नए ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा। तमाम तरह एक्शन आप बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर जरूर मुलाहिजा फरमाएंगे, और कल ही पता चलेगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होती है, और पिंडी फुल हाउस होगा, और श्रीलंकन टीम की भी उतनी सपोर्ट होगी जितनी पाकिस्तान टीम की सपोर्ट है। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। यही था आज का प्रोग्राम, गेम ऑन है।